Our topic of our next topic is सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आज हमारा टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उस पे आगे बढ़ेंगे। कल हमने दिल्ली मैनिफेस्टो, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस डिस्कस किया था और मुस्लिम लीग वगैरह का जो सेपरेटिज्म था उसको डिस्कस किया था। तो आज आगे बढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। सो इसमें अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को 10 साल हो चुके हैं, 10 ईयर्स हो चुके हैं इस वक्त। कोई बड़ी मूवमेंट गांधी जी ने भी नहीं की और ना ही कांग्रेस ने की है। और अब 1929 के लाहौर सेशन के बाद माहौल बन गया था और कांग्रेस पार्टी ने भी गांधी जी को मनाना और प्रेशराइज करना शुरू किया कि एक बड़ी मूवमेंट प्लान करो। तो गांधी जी को कोई प्लॉट नहीं मिल रहा था किस पे करें, तो उनको अब एक आइडिया आता है साबरमती के किनारे कि एक तरीका है जिस पे हम कर सकते हैं। तो उन्होंने उसमें इस मूवमेंट में सॉल्ट टैक्स का मुद्दा चुना। सॉल्ट टैक्स, नमक कानून। कि सॉल्ट पे टैक्स और नमक हर बंदा खाता है, हर गरीब छोटे से छोटे आदमी को भी नमक की जरूरत है। तो बड़े कॉमन लोगों से जुड़ा मुद्दा उन्होंने चुना, सॉल्ट टैक्स। और इन्होंने इसको लेकर एक गवर्नर जनरल को एक पत्र लिख दिया, लेटर लिख दी कि हम एक मूवमेंट, पीसफुल मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो आप उसमें इंटरफेयर अभी ना करें हमारे किसी काम में। और इन्होंने ये डांडी मार्च निकाला। फिर डांडी एक एरिया है सूरत के पास ही, ताप्ती नदी किनारे, जो समुद्र के किनारे है। तो इन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से यात्रा शुरू की। ये यात्रा 12 मार्च को शुरू होती है और ये 6 अप्रैल को जाके दांडी में जाके खत्म होती है। और टोटल 78 डिसाइपल थे इनके साथ जब गांधी जी साबरमती आश्रम से जुड़े थे। गांधी जी को मिला लें तो टोटल 79 थे। टोटल डिस्टेंस 240 माइल्स का था, 240 माइल्स। और रास्ते में ये जाते रहे। इनमें बहुत सारी इन्होंने नुक्कड़ मीटिंग्स की। इसमें नुक्कड़ मीटिंग्स, वी कैन से स्ट्रीट कॉर्नर्स मीटिंग्स की। 1000 500 की गैदरिंग में गांधी जी जिस गांव में, जिस नुक्कड़ में, मोड़ पे रुकते, लोग इकट्ठे हो जाते। और जो 78 79 लोग जो टोटल चले थे नुक्कड़ मीटिंग करते हुए, अल्टीमेटली ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल अल्टीमेटली डांडी में इकट्ठे होते हैं इनके पीछे पीछे। और ये डांडी में पहुंचते हैं 6 अप्रैल को। और वहां पे ये नमक कानून तोड़ते हैं, सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं, क्योंकि मूवमेंट का नाम ही है सिविल डिसोबीडियंस। हम कोई भी सिविल लॉ नहीं मानेंगे। तो अल्टीमेटली ये मूवमेंट कंट्री के वेरियस पार्ट में फैल जाती है, पूरे कंट्री में फैल जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जुड़ जाते हैं। मोतीलाल नेहरू उन दिनों, जो कि थोड़ी ओल्ड एज में बीमार भी हैं, तो उन्होंने एक बार कहा था गांधी जी को, यू हैव, आई नो यू हैव वन स्वराज्य, कि आपने जो मूवमेंट अभी चलाई, पहले भी चलाई, मैं मान चुका हूँ कि हमें स्वराज्य मिल चुका है, बस थोड़ा समय बाकी है, अल्टीमेटली हमें मिलना ही मिलना है। 1931 में मोतीलाल नेहरू की डेथ हुई थी और गांधी जी वहाँ मौजूद थे जब उनकी डेथ हुई, वो ओल्ड एज में। अब ये मूवमेंट और भी जगह चली, जैसे तमिलनाडु में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया स्टॉन्च गांधीयन सी राजा गोपालाचारी ने। बहुत बड़े एक कांग्रेस के लीडर भी सी राजा गोपालाचारी। ये तमिलनाडु के 1937 में जब इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत, तो तमिलनाडु के मद्रास के, उस समय मद्रास बोलते थे, पहले इलेक्टेड सीएम थे ब्रिटिश टाइम में ही। आज़ादी के बाद भी तमिलनाडु के सीएम बने। ये आज़ादी के बाद हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल भी थे। ही वाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ये 20th ऑफ फेब से लेके 1948 से 25 जनवरी 1950 तक एक गवर्नर जनरल थे इंडियन। 26 जनवरी को फिर प्रेसिडेंट सिस्टम आ गया इंडिया में। तो इन्होंने, सी राजा गोपालाचारी ने, तिरुचुपल तमिलनाडु में एक एरिया है
तिरुचिरापल्ली, वहां से दांडी मार्च की तरह एक मार्च शुरू किया और विदारा नियम तक लेके गए। तिरुचिरापल्ली से विदारा तक, ये इसका पूरा नाम है, विदारा नियम, वहां लेके गए। मालाबार में, मालाबार मतलब केरला, केरला का समुद्री किनारा जो है उसको मालाबार बोलते हैं। वहां पे ये मूवमेंट के केलप्पन ने शुरू की थी, के केलप्पन। कालीकट्टू पोयानूर, कालीकट्टू पोयानूर, ऐसे ही ये मूवमेंट शुरू की थी। सिलहट टू नखाली, जो कि बंगाल में है, असम में, असम के सिलहट से भी ये शुरू होती है और नौकाली में तक पहुंचती है, बंगाल के। और इसी तरह सॉल्ट सत्याग्रह सरोजिनी नायडू ने सॉल्ट सत्याग्रह चलाया धरसना में, धरसना में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं धरसना सॉल्ट डिपोट। धरसना भी गुजरात में ही समुद्र के किनारे पे एक शहर है, छोटा सा कस्बा, जैसे डांडी है। तो सरोजिनी नायडू ने इसको कैरी ऑन किया। इनके साथ मणिलाल और इमाम साहिब भी 2 लोग साथ में थे, इमाम साहिब, मणिलाल, ये 2 लोग साथ में हैं। तो इनके साथ जो इनके फॉलोअर्स थे, दे वर ट्रेंड, प्रैक्टिकली ट्रेंड, कि टोटली पीसफुल मूवमेंट है, नॉन वायलेंट मूवमेंट है। जब आप नमक कानून तोड़ोगे दर्शना में जाके, तो वहां पे आपको मारा जा सकता है, वायलेंस हो सकती है, लाठीचार्ज हो सकता है। तो आपने किसी ने भी आगे से हाथ नहीं उठाना, किसी ने भी वायलेंस का मौका नहीं देना किसी को, कोई भी बोलेगा नहीं। आपने अगर सिर पे डंडा लग रहा है तो किसी ने हाथ नहीं उठाना। तो ऐसा ही हुआ, दर्शना में लाइन लगी हुई थी लोगों की, ऐसे यहाँ पे सॉल्ट, वो रिवर है, समुद्र किनारा है जहाँ बना रहे, यहाँ पहुंचते पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और जैसे ही 2 लोग सॉल्ट बनाने जाते, पुलिस वाले डंडा मारते सिर पे, वो गन्स थे उनके पास, उसका बैक साइड मारते थे और सिर फट जाता था, खून खून निकलता था। किसी ने भी अपना सिर बचाने के लिए हाथ भी ऊपर नहीं किया, हाथ उठाना तो दूर की बात है, हाथ सिर पे करके उसको रोका भी नहीं कि चलो सिर पे ना लगे, हाथ पे लगे, ऐसा भी नहीं किया। और पीसफुल जो लोग थे वो वहां पे सॉल्ट बना रहे थे, लेकिन साथ साथ घायल हो रहे थे। 2 लोग साथ में खड़े, 2-4 लोग, जो घायल होता उसको उठा के साइड पे ले जाते, मरहम पट्टी करते। तो ये बड़ा इमोशनल सा सीन था वहां पे। यहाँ पे फिर एक इंग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़पेपर था एक, उसके एक चीफ एडिटर वहां पे थे, जो इस घटना को अपने आंखों देखी कवर करना चाहते थे। शायद उनका नाम ब्रेनफोर्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ब्रेनफोर्ड, वो वहां पे थे। ब्रेनफोर्ड नेशनल पोस्ट नाम का शायद कोई पेपर था, उसके चीफ एडिटर थे। हमेशा ही वो थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड का बंदा था, और हमेशा इंडिया को, इंडिया के लोगों को, महात्मा गांधी को या हमारे रेवोल्यूशनरीज को हमेशा क्रिटिसाइज ही करता आया इतने सालों में। उसने कभी, क्योंकि इंडिया को आजादी देने के फेवर में वो था ही नहीं। इसने जब ये सीन देखा तो ही गॉट वेरी टेंस, और इसने वहां से एक लेटर लिखा जो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, मैकडोनाल्ड को, जो उस समय पीएम थे, कि देयर शुड बी ए पॉलिटिकल सोल्यूशन फॉर डेडलॉक इन इंडिया, कि टाइम हैज कम कि अब इंडिया का पॉलिटिकल कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कि वो तो बेचारे निहत्थे लोग हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, अपना हाथ भी नहीं ऊपर उठा रहे, तो ये हम यहाँ पे गलत है अंग्रेजी सरकार। ये पत्र पहुंचा, और ये जो घटना हुई दर्शना सॉल्ट लॉ की, इससे वो लिखते हैं कि इंडिया जो है वो इनविंसिबल हो गया, यानी इसको जीत गया। जो ब्रिटिश सरकार जिसको पहले इनविंसिबल बोलते थे, वो यहाँ से कम्प्लीटली लूजर साबित हुई है। यानी वो तो बेचारे वायलेंस छोड़ो, हाथ ऊपर भी नहीं उठा रहे। इसका असर पड़ा तो ब्रिटिश पीएम ने कहा कि चलो हम बातचीत करते हैं। तो उन्होंने वहां की पार्लियामेंट में घोषणा की कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC-1 बुलाएंगे, हमें गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे और उस पर हल निकालते हैं। तो ही स्टार्टेड फॉर कि मैं RTC-1
पे इनवाइट करता हूँ सबको। तो आरटीसी 1 का गठन किया गया, उसकी डेट अनाउंस की गई कब होगी। इसको हिंदी में हम गोल मेज सम्मेलन बोल देते हैं, गोल मेज। राउंड टेबल होती है, सारे लोग बैठते हैं। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सबको और भी नेताओं को यहाँ पे इनवाइट किया गया, इनविटेशन दिया गया। ये फिर उसके बाद हुआ, ये इसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आगे जाकर कंक्लूड करते हैं, ये कब होती है। इसी बीच नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एरिया है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पहले पंजाब का हिस्सा था। 1904 में इसको पंजाब से लॉर्ड कर्जन ने अलग कर दिया था, इसको सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया था। आजकल भी इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही बोलते हैं, ये पाकिस्तान में है। तो अगर हम देखेंगे, अगर ये इंडिया का मैप बनाते हैं, यहाँ पे जो पाकिस्तान है, यहाँ तक तो पंजाब है, ये वाला पार्ट, ये भी पंजाब था। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम NWFP बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। आज जो तालिबानी एरिया सो कॉल्ड पेशावर, स्वेट वैली, वो ये वाला एरिया जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है पाकिस्तान के साथ, पहाड़ी एरिया भी है इसमें थोड़ा सा। यहाँ पे एक बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर, मुस्लिम लीडर थे, खान अब्दुल गफर खान। ये यहाँ पे सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट को कैरी ऑन कर रहे थे। बहुत ही स्टॉन्च गांधीयन थे, बड़े कट्टर गांधीयन, गांधी जी को पूरा मानते थे और पक्के कांग्रेसी थे। इनका बड़ा नाम था वहां पे। और इनके भाई का नाम था वली खान, जो 1937 के इलेक्शन में CM बने थे कांग्रेस पार्टी के ही। 1937 में इन दोनों भाइयों की, स्पेशली अब्दुल गफर खान की, बहुत रिस्पेक्ट थी वहां पे। उनके प्रयासों से कांग्रेस वहां पे एक मुस्लिम बहुबड़ी सीट में जीती थी। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, खान अब्दुल गफर खान के जो फॉलोअर्स थे वो रेड शर्ट्स पहना करते थे, इसलिए इनकी मूवमेंट को कई बार रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती मूवमेंट बोलते हैं, लाल कुर्ती मूवमेंट। इन्होंने एक और संस्था बना रखी थी, खुदाई खिदमतगार, यानी सर्विस ऑन द बेहेस्ट ऑफ गॉड। इनके फॉलोअर्स पीसफुल मार्च निकाल रहे थे पेशावर में। तो पेशावर में एक गढ़वाली रेजिमेंट की पोस्टिंग की गई थी। गढ़वाली, इसके गढ़वाली रेजिमेंट जो उत्तराखंड की होती है, गढ़वाली रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स बोलते हैं इनको। उनके लीडर थे मेजर चंद्र सिंह, ठीक है, आर्मी के मेजर थे चंद्र सिंह। उनको ऑर्डर आया कि ये जो लाल कुर्ती मूवमेंट अब्दुल गफर खान है और उसके फॉलोअर्स हैं, इन पे फायर किया जाए। पर मेजर चंद्र सिंह रिफ्यूज्ड, गढ़वाली रेजिमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम पीसफुल निहत्थे लोगों पे जो साइड पे चुपचाप जा रहे हैं, रैली निकालने, किसी कुछ नहीं कह रहे, हम उनको गोली नहीं चला सकते हमको। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और क्योंकि अनआर्म्ड क्राउड है, हम कैसे कह दें। मेजर चंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया, इनका कोर्ट मार्शल किया गया कि आपने सरकारी हुक्म को माना नहीं है। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ महीनों बाद इनको पेशावर में पब्लिकली हैंग किया गया। ही वाज पब्लिकली हैंग, फांसी दी गई। और बड़ी दुखदाई ये घटना थी। एक एरिया है नौ चौकीदारा, एक एरिया है बिहार में, जहां पे वहां पे 9 चौकीदारा टैक्स कैंपेन चलाई गई इस टाइम पे, कि बंगाल और बिहार में एक चौकीदार टैक्स चलता था, और वहां पे एक एंटी चौकीदार, एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स भी चलता था एक। तो उन टैक्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट चली। इसी मूवमेंट में उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, इसका नाम है नो चौकीदारी टैक्स। तो बिहार बंगाल में नो चौकीदारी टैक्स का कैंपेन चलाई गई थी, नो चौकीदारी टैक्स। इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं हुई थी।
सिविल डिसोबीडियंस, जो फॉरेस्ट लॉ थे उसकी भी सिविल डिसोबीडियंस की गई थी। यानी जो अंग्रेजी सरकार ने महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंस में जो फॉरेस्ट लॉज पार कर रखे थे, जंगलात विभाग के नियम, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और सेंट्रल प्रोविंस में, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश और कर्नाटका में, यहाँ पे लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को मानने से मना कर दिया, ये भी सिविल डिसोबीडियंस में शामिल कर लिया। तो सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन, और फिर एजिटेशन और भी यही हुई थी। तो ये एक तरह से नई तरह की इनोवेटिव आइडियोलॉजी हुई थी, और इट वाज एक नई तरह की एजिटेशन थी ये। असम में एक कनिंगहैम सर्कुलर आया था उन दिनों में, उसका विरोध किया गया था। तो इट वाज एजिटेशन अगेंस्ट कनिंगहैम सर्कुलर इन असम, और यानी वहां पे एक सर्कुलर जारी कर दिया कुछ लोगों को परेशान करने के लिए, कुछ ना कुछ गतिविधियां रोकने के लिए। इसका विरोध हुआ, इसको बोलते हैं कि नई टेक्निक लगी। नई टेक्निक इसमें क्या थी, लोगों ने कहा जी ऐसा करो, असम में सुबह सुबह उठ के प्रभात फेरियां निकालो, और यहाँ पे फिर उनका विरोध करने के लिए कनिंगहैम सर्कुलर का प्रभात फेरियां निकाली गई। सुबह उठ के लोगों ने जैसे प्रभात फेरियां करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो करने शुरू कर दिए। वानर सेना बन के, लॉर्ड राम की वानर सेना बन के प्रोसेशन निकालने शुरू किए। ऐसी एक सेना होती है समय चलती, मंजरी सेना, वो बन के धार्मिक प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। इसके अलावा कुछ सीक्रेट पत्रिकाएं वहां चलाएगी, सीक्रेट पत्रिका, जहां पे अंग्रेजों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और सिविल डिसोबीडियंस की वकालत की जा रही है। इसके अलावा मैजिक लैंटर्न शोज किए गए, मैजिक लैंटर्न शोज, तो मैजिक की लैंटर्न होती है जो लालटेन, उसके शोज रात को जला के करते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स हुई थी। अब मैंने बताया ब्रेनफोर्ड ने जाके पत्र लिख दिया मैकडोनल्ड को, उन्होंने कहा चलो ठीक है, फर्स्ट आरसीटी की स्थापना की आओ, राउंड टेबल बैठ के बात करते हैं। फिर नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक ये पीरियड है फर्स्ट आरटीसी का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। ये इंग्लैंड में, लंदन में ऑर्गेनाइज की गई, वहां के जेम्स लॉयल पैलेस में ये हुई थी, जेम्स लॉयल पैलेस। इसकी अध्यक्षता उस समय के किंग जॉर्ज यूल ने की थी, जो अपना उस समय के जो थे जॉर्ज 5 यूल। और मैकडोनल्ड इनोग्रेशन उसने की थी, मैकडोनल्ड ने इस सेशन को प्रेसाइड ओवर किया था, प्रेसाइड ओवर अध्यक्षता की थी, उन्होंने सिर्फ इनोग्रेट की थी। तो इसमें मुस्लिम लीग ने इसमें अटेंड किया था, मुस्लिम अटेंडेड इट, कांग्रेस पार्टी डिडंट अटेंड, उन्होंने अटेंड नहीं की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही है, तो वो तो सरकार के साथ कोऑपरेट करना ही नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो सिविल डिसोबीडियंस है, हम ऐसे कैसे अटेंड कर लेंगे, हम तो आएंगे नहीं, तो उन्होंने अटेंड नहीं की। हालांकि और कई पार्टियां गई, हिंदू महासभा गई थी, हिंदू महासभा, और कुछ प्रिंसेस, राजे महाराजे भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स गई। इसमें तेज बहादुर सप्रू गए, MR जयकर गए, जिनके नाम मैं पहले बता चुका हूँ। इन दोनों को टाइम डेजिग्नेट किया गया था, टास्क टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ पीस बिटवीन कांग्रेस एंड गवर्नमेंट, कि आप दोनों कोशिश करो कि अंग्रेजी सरकार और कांग्रेस में कुछ सुलह हो जाए और बातचीत शुरू हो। MR जयकर और तेज बहादुर सप्रू को बताया गया। इस मीटिंग में जिन्ना खुद गए थे, BR अम्बेडकर जिनकी कल जयंती थी वो भी गए थे। जिन्ना और BR अम्बेडकर ने 3 RTCs हुई थी, दे बोथ अटेंडेड ऑल द 3 RTCs, दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिन्ना और BR अम्बेडकर दोनों ने तीनों अटेंड की थी। अल्टीमेटली ये कांग्रेस भी फेल हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस नहीं है, गांधी जी नहीं है, तो कोई बड़ी लीडरशिप नहीं थी उसमें, तो दिस कॉन्फ्रेंस गॉट फेल्ड।
मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया कि कॉन्फ्रेंस फेल हो गई है, विल ट्राई फॉर अदर आरटीसी, जिम्मेदारी मेरी है और मैं इस बार कांग्रेस को पार्टिसिपेट करवाने के लिए प्रयास करूंगा। फाइन, इन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी ये जिम्मेदारी ली कि जिम्मेदारी मेरी है और मैं अगली बार दोबारा करता हूँ, इस बार कांग्रेस की पार्टिसिपेट ट्राई करूंगा। अब इसने फिर इरविन, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, इरविन, इनको बोला गया कि आप कांग्रेस पार्टी से रिकंसाइलेशन करो, संधि कर लो या बातचीत शुरू करो। फिर इरविन और गांधी में बातचीत होनी शुरू होती है, महात्मा गांधी और इरविन में। उसको बोलते हैं इरविन गांधी टॉक्स। इरविन गांधी टॉक होती है और अल्टीमेटली ये फरवरी और मार्च के महीने में टॉक होती है। अराउंड 14 फरवरी को ये टॉक शुरू होती है और अराउंड 5 मार्च 1931 तक ये टॉक चलती है। 24-25 दिन का ये टाइम था। इसमें गांधी जी और इरविन 5 टाइम मिले। दे बोथ इंटरव्यूड ईच अदर 5 टाइम्स। और इन मुलाकातों में फाइनली इनमें एक समझौता होता है, वो होता है 5th ऑफ मार्च 1931 को। इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इस समझौते में गांधी जी इस समझौते के बाद अपनी सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट को वापस नहीं लेते, सस्पेंड करते हैं, टेम्पररी सस्पेंड कर देते हैं और एग्री कर जाते हैं कि हम आरटीसी में पार्ट लेंगे, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 2 होने वाली है उस पर पार्ट लेंगे। तो मूवमेंट भी सस्पेंड की टेम्पररी, आरटीसी में भी पार्ट लेंगे। अंग्रेजी सरकार ने कहा कि हम जो स्पेशल ऑर्डिनेंसेस लेके आए हैं आपकी मूवमेंट को कुचलने के लिए, उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आपके हमने पकड़े इन द नॉर्थ, उनको हम रिलीज कर देंगे। जैसे और भी छोटी छोटी बातें इसमें मान लीजिए। यहाँ पे गांधी ने कहा कि आप मेजर चंद्र सिंह, जो गढ़वाली रेजिमेंट के थे, उनको और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी रिहा कर दो। उन्हें इसकी बात की, लेकिन इरविन ने ये बात मानी नहीं और मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये भी तो पॉलिटिकल कैदी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनको पॉलिटिकल कैदी का हम दर्जा देंगे नहीं, क्योंकि मेजर चंद्र सिंह ने देशद्रोह किया और आज तक अंग्रेजी सरकार का रिकॉर्ड था कि देशद्रोह का मुकदमा कभी जिस चला था वापस नहीं हुआ, उस पर सख्त सजा होती हुई है। बस एक ही बार वापस लिया था 1947 में, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु पे तो, सुखदेव पे तो मर्डर चार्जेस हैं, इनके ऊपर तो मर्डर चार्जेस है, बॉम्ब फेंकने के भी चार्जेस है असेंबली में, तो इनके ऊपर तो कई धाराएं हैं, 302 307 धाराएं लगी हुई हैं आईपीसी की और एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये क्रिमिनल केस माना जाएगा, इनको हम पॉलिटिकल कैदी कैसे मान ले। और उन्होंने गांधी को कहा कि इरविन ने गांधी को बापू कह के बुलाते थे, बापू, एंड ही वेरी क्लियरली न्यू द वर्ड बापू मींस, व्हाट डज इट मीन। क्योंकि आप, उन्होंने कहा कि आप बापू, आप नॉन वायलेंट अपने आप को बताते हो और आप वायलेंट एक्टिविटी को सपोर्ट करते हो, तो आपकी तो ये डबल स्टैंडर्ड है। तो गांधी जी के पास कोई जवाब था नहीं, तो उसने मना कर दिया एक्चुअली। तो कई लोगों को लगता है कि गांधी ने वहां पर इरविन पे साइन कर दिए, पता नहीं फांसी पे साइन कर दिए या उन्होंने बात नहीं की, ऐसा कुछ नहीं था। ये सारा बवाल मचता है 1960s के आसपास। इरविन ने अपनी बायोग्राफी लिखी और इरविन ने अपनी बायोग्राफी में लिख दिया, हम तो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को छोड़ने को तैयार बैठे थे, गांधी ने बात नहीं की, हालांकि उसने झूठ लिख दिया। यहाँ से एक चर्चा शुरू हो गई कि उन्होंने छुड़ाया नहीं, क्योंकि गांधी उस वक्त थे नहीं और ये कभी कुछ नहीं बोले। और 30 साल बाद अपने मरने से 1-2 साल पहले एक बुक में लिख के, ये तब भी अंग्रेजों की एक चाल थी इंडिया में एक पॉलिटिक्स में फूट लगाने की, जिसके शिकार हम आज तक हैं। ये आज लोगों को समझाना इस बारे में बड़ा मुश्किल है, तो हम अपने इस पेपर पे रहेंगे। तो ऐसा कुछ चल इसमें निकल के आया। अल्टीमेटली कमिंग बैक, सेकंड आरटीसी में कांग्रेस जो है वो रेडी हो गई बातचीत करने के लिए और आरटीसी में जाने के लिए। और टेम्पररी इन्होंने सीडीएम जो थी, सिविल डिस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया या सस्पेंड कर दिया। अब सेकंड, इसके बीच में कराची सेशन होता है कांग्रेस का, कराची सेशन भी आरटीसी सेकंड से पहले कराची सेशन है। अच्छा, सीक्वेंस याद करना है आपको, सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछेगा, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, आपको सीक्वेंस यहाँ पे ना 25, 26, 28 से लेके 40, 42, 45 तक आपको सारे सीक्वेंस की घटनाएं सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। तो कराची सेशन होता है
ये 1931 में हुआ था। 1930 में कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ था क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी। 29 के बाद सीधा 31 में कराची सेशन होता है, 29 का लाहौर में था। इस सेशन के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने इस सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को, जिसको कई बार हम दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, ये मीटिंग शिमला में हुई थी वैसे उन दिनों, तो गांधी इरविन पैक्ट फिर दिल्ली पैक्ट, लेकिन फाइनल पैक्ट जो था वो दिल्ली में साइन हुआ था। तो वाइसराय हाउस में शिमला में ये मीटिंग हुई थी, दिल्ली में भी बाद में इसका पैक्ट साइन हुआ एंड में। इसमें इसको एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने इसको अपनी पार्टी में वर्कर से अप्रूव करवा लिया। साथ में उन्होंने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, 19 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स को अप्रूव कर दिया। हम ये 19 फंडामेंटल राइट्स भी मांगेंगे अंग्रेजों से और कुछ इकोनॉमिक राइट्स भी मांगेंगे। इसके लिए इन्होंने कहा इकोनॉमिक राइट्स मांगने के लिए हम नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम तैयार किया जो गवर्नमेंट के पास भेजेंगे कि हमें ये इकोनॉमिक राइट्स और ये फंडामेंटल राइट्स में दो। ऑलमोस्ट ये राइट्स वही हैं जो आज हमारे संविधान में ऑलमोस्ट मिलते जुलते सारे राइट्स वही थे। और उसके बाद अब बारी आती है दिसंबर 1931 में सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ये भी कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं ले पाई और गांधी जी इसमें गए, गांधी जी अटेंडेड इट। लोग सड़कों पर निकल आए गांधी को देखने के लिए। गांधी जी शाम को घूमने निकलते, डंडा लिया होता, आधे कपड़े पहने हुए हैं। लोगों को लगा, पहली बार लोगों ने गांधी को देखा कि वही बंदा है जो तंग कर रहा है अंग्रेजों को। लोग छतों पे चढ़ के उनको देख रहे थे, गलियों में मुड़ मुड़ के रुक रुक के देख रहे थे। तो वहां से पता चला कि गांधी की पॉपुलैरिटी वहां तक कितनी है। अब कांग्रेस पार्टी ने जब गांधी जी को के साथ कुछ अपने कांग्रेस के और मेंबर की लिस्ट दी कि ये भी उनके साथ जाएंगे, वो भी 10-15 लोग थे। उनमें एक नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंग्रेजों ने सबको वीजा दे दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जिन्ना को खुश करना चाहते थे, जिन्ना के प्रेशर में कह लो या जिन्ना को खुश करने के लिए। क्योंकि जिन्ना को लगता था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, अगर ये वहां गए तो मुस्लिम पक्ष ये रखेंगे और मुस्लिमों के नेता ये बने जाएंगे। जिन्ना ने पॉलिटिक्स चला के फिर इनको प्रेशराइज करवा के या अपीजमेंट पॉलिसी का पार्ट बन के, जो भी समझ लो आप, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम उस लिस्ट से कटवा दिया ताकि मैं मुसलमानों का पक्ष रखूं आगे जाके। इससे पूरी कांग्रेस पार्टी नाराज होगी और उन्होंने बॉयकॉट किया बाकी मेंबर्स ने। हालांकि गांधी जी को कहा कि हमारा एक गांधी जी जाएंगे पर ओनली गांधी जी ही जाएंगे, और कोई बंदा प्रोटेस्ट में गए ही नहीं इस आरटीसी में। हाँ, मदन मोहन मालवीय गए थे, सरोजिनी नायडू गई थी, लेकिन ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, अपने व्यक्तिगत तरीकों से, ताकि वहां गांधी जी को पर्सनली कुछ सपोर्ट कर सके। कांग्रेस ने 2 लोगों को भेज दिया अनऑफिशियली। ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया, ना ही उन्होंने मीटिंग में दोनों ने हिस्सा लिया। ये गांधी जी को अकेले जाने से अच्छा था 2 लोग साथ में होने चाहिए, बस इतना सोच के चले। लेकिन इस मीटिंग में बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन की बात रखती कि हमें रिजर्वेशन दी जाए। जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट एजेंडा रख दिया कि हमें यहाँ रिजर्वेशन दो, हमें मुसलमानों को यहाँ दो, यहाँ दो। और कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करनी शुरू कर दी, अंग्रेजों को ये स्वीकार नहीं था। तो यहाँ पे डिसेंशंस क्रिएट होगी और अल्टीमेटली मीटिंग में से निकला कुछ भी नहीं और ये भी फेल होती नजर आई, फर्स्ट नहीं नजर आई। खास बात ये होगी यहाँ पे अंग्रेजों ने देख लिया कि इंडिया में कास्ट नाम की भी डिवीजन क्रिएट हो सकती है, रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। उसका बेस बन गया क्योंकि वहां शोर मच गया, आपस में लड़ लुड़ पड़े, तो ये खराब बात होगी। तो ब्रिटेन में जो राइट विंग पार्टियां थी उस समय, वो वहां पर एक राइट विंग मतलब पार्टी है जो राइट विंग, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी थी जैसे, वो इंडिया को कोई भी कंसेशन नहीं देना चाहती थी, कोई भी फेवर नहीं देना चाहती थी। हम इनको नहीं देंगे, वो मांग रहे थे, ये देना नहीं चाहती थी। तो ये डेडलॉक फसल गया। स्पेशली माइनॉरिटीज को सेफगार्ड देने की बात की, हमें नहीं देना। तो इसमें अल्टीमेटली मीटिंग फेल हो गई, गांधी जी वापस आ गए। गांधी ने आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा रिज्यूम कर दी, ही रिज्यूम्ड इट, दोबारा शुरू कर दी, वैसे ही चल पड़ी।
तब इरविन का ट्रांसफर हो गया था और इरविन की जगह वेलिंगटन आ गए थे। वेलिंगटन आ गए थे और वेलिंगटन बहुत ही हठी, बड़े ही स्टबॉर्न और बड़े ही रिएक्शनरी थे, लाइक कर्जन एंड लिटन। इन्होंने लाठीचार्ज करा, ऑर्डिनेंसेस पास किए स्पेशल कि जो दिखता है उसको पकड़ लो, मारो पीटो। तो वायलेंस बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गई, वायलेंस यूज करनी शुरू कर दी। गांधी जी ने इसको टेम्पररी 1933 में फिर सस्पेंड कर दिया कि वायलेंस ज्यादा हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो सस्पेंडेड। 1934 में उन्होंने इसको हमेशा के लिए विड्रू कर दिया, विड्रू परमानेंटली। विड्रू करने के साथ ही 1934 में महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी रिटायरमेंट की कि आई एम गोइंग टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा जी आगे का जीवन मैं सोशल सर्विस करूंगा और जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो डिप्रेस क्लासेस है, उनके लिए काम करूंगा। उसके बाद गांधी ने 6 साल अप्रोक्सीमेटली 6-7 साल डिप्रेस क्लासेस जो SC ST उनकी बस्तियों में गए, उनके मोहल्लों में गए, उनके साथ रहे, खाना खाया, उनके साथ नालियां साफ की, टॉयलेट क्लीन कर, मीटिंग कर, ताकि उनको उनके जीवन में कुछ सुधार हो सके। वो चाहते कि मैं उनके पास जाके ग्राउंड लेवल पे काम करूं, ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल पे काम करने बैठ गए, क्योंकि उनका सेकंड RTC में वो देख चुके थे कि कास्ट बेस के लड़ाया जा सकता है हमें, उससे काफी वो दुखी हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उत्थान करूंगा, और इन्होंने यहीं पे रिजर्व क्लासेस, जो डिप्रेस क्लासेस है, उनको नाम दिया हरिजन, हरि के जन, विष्णु के लोग, भगवान के लोग। और एक हरिजन नाम का उनके लिए एक पत्रिका, एक जर्नल भी चलाया, जिसपे उनके लिए अवेयरनेस के लिए चीजें छपती थी। तो यहाँ से सिविल डिस मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाती है अल्टीमेटली। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर थर्ड RTC बुलाई थी, उसके बाद थर्ड RTC। लेकिन कांग्रेस ने तो फिर सिविल डिस मूवमेंट दोबारा चलाई थी। कांग्रेस ने फिर पार्ट नहीं लिया थर्ड RTC में, उसमें भी कुछ नहीं निकला। बस BR अम्बेडकर, जिन्ना 2 व्यक्ति हैं जो सब में गए, बाकी कई पार्टियों में ने थर्ड में पार्ट नहीं लिया। और सेम वैसे ही जेम्स रॉयल पैलेस में तीनों मीटिंग हुई। किंग जॉर्ज ने उद्घाटन किया, मैकडोनल्ड PM ने प्रेजाइड ओवर की, वैसे ही गोलमेज सम्मेलन हुआ। ब्रिटेन की 16 पार्टियां इसमें शामिल हुई थी, राजे महाराजे शामिल हुए थे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने फिर इन तीनों RTCs के बल पे एक व्हाइट पेपर इशू कर दिया कि हमें इस पे क्या करना चाहिए। इसी RTC की फिर 5 साल चर्चा करने के बाद व्हाइट पेपर जो इशू किया, उसके ऊपर बेस था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो बातें वहां हुई उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में के रूप में हमें पास किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने साइमन कमीशन की ऑलमोस्ट सारी बातें मान ली थी अप्रोक्सीमेटली, कि सिंध को भारत से अलग कर दो, बॉम्बे से, ये मान लिया गया था। किचनर का इशू था, लॉर्ड कर्जन का एक, कि कमांडर इन चीफ जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो साइमन कमीशन ने कहा था नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ से लागू हो गया। तो बहुत सारी चीजें इसमें लागू हो गई। बर्मा को अलग कर दिया गया इंडिया से, सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया, बर्मा को आज़ादी दे दी गई। तो इस तरह से ये सिविल डिस मूवमेंट के बाद का रहता है। अब इसमें एक चर्चा होती है फिर 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड आता है। कॉमनवेल्थ अवार्ड का मतलब है, एक हमारे लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की थी। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे SC ST को, डिप्रेस क्लासेस को। तो डिप्रेस क्लासेस वर्ड यूज किया गया था यहाँ पे कि 1932 से अब जो प्रोविंशियल इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन है, बोर्ड चेयरमैन के इलेक्शन हैं, कमेटियों के इलेक्शन है, उसमें हम SC ST को, डिप्रेस क्लासेस को रिजर्वेशन देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। क्योंकि 1932 में सेकंड RTC ने अंग्रेजों को दिखा दिया था और उन्होंने इसका फायदा उठाया। 1931 में, हालांकि ये पहले ही प्लान करके बैठे थे, इंडिया की पहली कास्ट सेंसस हुई थी। कास्ट सेंसस हमने अंग्रेजों ने गिन लिया था कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, और ये कास्ट सेंसस एक ही बार, पहली बार हुई थी इस समय। तो कास्ट के डाटा और रिकॉर्ड्स आ गए थे, अब उसको पॉलिटिकली यूज करना अंग्रेजी सरकार ने हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से शुरू कर दिया। जब ये रिजर्वेशन दी गई तो BR अम्बेडकर इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट महात्मा गांधी जो थे वो अनशन पे बैठ गए, फास्ट अनटू डेथ, मरण व्रत।
अल्टीमेटली फिर कई लोगों के मीडियोकर बीच में आए और बी अम्बेडकर और गांधी में सुलह हुई दोनों में, और बी अम्बेडकर थोड़े प्रेशराइज भी हुए, गांधी के सामने उनको झुकना भी पड़ा, और अल्टीमेटली सितंबर 1932 में गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट हो गया, साइन कर लिया गया। इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। इसमें गांधी जी ने कहा कि बी आर अम्बेडकर को आप वो अंग्रेजों का कॉमनवेल्थ अवार्ड जो है, जो प्रपोजल एक्सेप्ट ना करो, आप वो सीटें रिजर्व जो मिली ना लो, उल्टा कांग्रेस पार्टी आपको खुद ही आपकी सीटें रिजर्व कर देगी। कि कांग्रेस पार्टी जब कोई इलेक्शन लड़ेगी, कहीं जाएगी, तो उसमें से हम पार्टी अपनी तरफ से ही SC ST या डिप्रेस क्लासेस को टिकट देगी। गांधी जी को डर था कि ये तो मैं लड़ा देंगे आपस में, तो ये पेज तो खुल गया था, बी आर अम्बेडकर मान नहीं रहे थे, तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो हम आपस में बंटवारा करें, ना कि अंग्रेज करें, ताकि हमारी आपस में फूट ना पड़े। इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। तो उसमें 72 सीट रिजर्व थी टोटल, इन्होंने 100 समथिंग सीट रिजर्व कर दी उल्टा उनके लिए। हमारी सेकंड कास्ट सेंसस जो है, मनमोहन सिंह सरकार ने कराई बड़े विरोध के बावजूद 2013 में। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल सेंसस। हालांकि 1931 की पहली कास्ट सेंसस के टाइम पे कांग्रेस ने बड़ा खुल के विरोध किया था कि ये हमें अंग्रेज कास्ट के नाम पे लड़ा रहे हैं, फलाना है, ये है। लेकिन अब जब 2013 में ये सेंसस हुई और मनमोहन सिंह सरकार ने करवाई, तो इसका पूरी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, लेकिन बाकी पार्टी विरोध करती थी, इन्होंने सुनी नहीं और मना करने के बावजूद कास्ट सेंसस करवा ली, जिसके नतीजे अभी आने शुरू हो गए हैं। ये खराब होती है डाटा, कास्ट का आ जाएगा तो पॉलिटिकली यूज तो होगा ही। इस कास्ट सेंसस में आया कि पंजाब में 39.16% जो 2013 की है, इसका डाटा 2018-19 में रिलीज किया गया। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, दलित है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा रेशो बनती है, यानी हर 10 में से एक तरह से 4। इस काउंट का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा पड़ने वाला है और पड़ा भी। वो इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है? कल परसों ही बीजेपी ने कहा हमें वोट कीजिए, हम एक दलित को सीएम बनाएंगे। आज तक कोई दलित सीएम बना नहीं, तो उन्होंने वोट कार्ड, दलित कार्ड खेला है, क्योंकि 40% तो अप्रोक्सीमेटली दलित हैं, तो वो उनको वो अप करना चाहते हैं। तो उनके सांपला साहब, जो विजय सांपला है होशियारपुर से, वो भी एक दलित हैं और ऑलरेडी इसको लीड कर ही रहे हैं, जो कि हाल ही में नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन बने हैं, NCBC NCSC के, लेकिन महीना पहले ही, उससे पहले ये मंत्री भी रहे हैं। कल सुखबीर बादल ने भी श्रोमणी अकाली दल में कहा कि हमारा डेप्यूटी सीएम जो है वो दलित होगा। तो ये कास्ट सेंसस के नतीजे हैं सारे। आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, डेट्स ऑल, बाकी कल करेंगे।